अध्याय 006 जुबान क्यों। नियमित अध्याय। तीसरे अंकल, आपकी बीमारी के मामले में आपको उन लोगों को दोहराना चाहिए जो भरोसेमंद हों, खासकर जब बात उन लोगों की हो जो आपकी मालिश करने में मदद करेंगे। ये सबसे अच्छा होगा कि इस मामले के बारे में किसी को पता न चले। अगर यह इलाज विफल हो जाता है तो हम चाचा और भाभी को इतना सम्मान नहीं खोना देंगे। जून जी ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, हाँ, अगर इलाज सफल भी हो जाए तो भी मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। आपके तीसरे चाचा कोई फूल नहीं है, इसलिए डर है कि यह मामला हमारे लिए मुसीबत को आमंत्रित करेगा, है ना? इसके अलावा अगर आप सच में मेरी कमर और पैरों को ठीक कर सकते हैं तो आप और मैं दोनों हमारे जून परिवार के लिए सही छुपा हुआ कार्ड बन जाएंगे। मुझे इस तरह की किसी चीज के बारे में कैसे पता नहीं चल सकता। आप छोटे शैतान, तुमने अपने तीसरे चाचा के चेहरे को थीम के तौर पर इस्तेमाल करने की भी कोशिश की। जून वोई ने हंसते हुए कहा और फिर उसने अपने चेहरे पर चुटकी ली। अचानक उसके मन में एक सुखद विचार आया। उसके दिल में उसका एहसास हुआ, ये बदमाश कभी उसका सबसे प्यारा भतीजा था। फिर भी उन दोनों के बीच इतने अंतरंग होने में कितना समय हो गया है। दूसरी ओर शायद ये ठीक इसलिए था क्योंकि वे इतने लंबे समय से इतना अंतर नहीं थे। शायद इसीलिए उसे आज फिर से ऐसा कुछ देखकर अजीब सा एहसास हुआ। कई सालों तक खुद को एक व्यवसायी के रूप में पेश करते हुए क्या ये हो सकता है कि अंदर एक अलग चेहरा छिपा हो? जून वोई की नज़र जून जी की पीठ पर टिकी हुई थी। जब वह मुड़ा और दूर जाने वाला था, जून वोई का दिल जीत से भर गया। वह ये देखने के लिए उत्सुक थी कि उनकी चोट का सर्वोत्तम इलाज किया जा सकता है या नहीं, और इससे भी अधिक वह ये देखने के लिए उत्सुक थी कि क्या उनके बेटे का वास्तव में कोई चेहरा छिपा हुआ है। तीसरे अंकल, आप पहले ही पृथ्वी जुबान रैंक तक पहुंच चुके हैं, सही है? जून जी ने हंसते हुए पूछा। तुम झांकने वाले टॉम हो, जून वोई ने हंसते हुए कहा। उसके दिल में बेफिक्री की एक अतुलनीय भावना महसूस हुई और उसने जवाब दिया, मैं इस साल ही इस क्षेत्र में आ रहा हूँ, यह अभी तक स्थिर नहीं हुआ है। आप विनम्र हो रहे हैं, जून जी ने अपने मूंगफली को मोड़ते हुए कहा। पृथ्वी जुबान रैंक से ऊपर क्या है? जून वोई का चेहरा चौंका हुआ था। उसने जवाब दिया, जुबान की साधना 9 स्तरों से शुरू होती है। 9 स्तरों के बाद सिल्वर लेवल, गोल्ड लेवल, जेड लेवल आता है। स्तर दब समाप्त होते हैं। इसके ऊपर पृथ्वी जुबान, आकाश जुबान और सर्वोच्च दिव्य जुबान है। पहले स्तर से तीसरे स्तर तक जारी जुबान की हुई ध्यान देने योग्य होगा। रंग है मंद लाल, गुलाबी लाल और गाढ़ा लाल। चौथे स्तर से छठे स्तर तक रंग समान 3 चरणों के साथ बैंगनी है। 7 से 9 तक रंग काला है। मोक्सी, जब आप बाहर जाते हैं तो आपको इन संकेतों के लिए सावधानीपूर्वक नजर रखनी चाहिए। एक लापरवाह व्याख्या आपदा में समाप्त हो सकती है। मैं समझता हूँ, तीसरे चाचा, जुनशी मुस्कुराया। उसका चेहरा उदासीन बना रहा। जून वोई ने भावपूर्ण ढंग से कहा, चांदी शुरुआत है, सोना विकास है, जेड नवोदित प्रक्रिया का प्रतीक है, 9 और उससे नीचे के लोग केवल चींटियां हैं। पृथ्वी जुबान सब कुछ विभाजित करता है। आकाश जुबान केवल हवा छोड़ता है। सर्वोच्च दिव्य जुबान निराकार हो जाता है, 9 स्वर्गों के एक उड़ते हुए ड्रैगन में परिवर्तित होने के समान। यह जुबान क्यू चरणों के लिए गायन है। जब आप सिल्वर जुबान तक पहुंच जाएंगे तभी आपको शुरुआती माना जाएगा। जहां तक आपका सवाल है, जून वोई ने जून जी को देखा। उसकी आंखों में एक सौम्य भाव दिखाई दिया। आपको अपना रास्ता खुद चुनना होगा। सिर्फ इसलिए कि कोई आदमी है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे अपने हाथों से ही हत्या करनी चाहिए। जून जी मुस्कुराया, मैं समझता हूँ, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो हर समय लोगों को मार डालूं। उसने अपने मन में व्यक्तिगत रूप से जोड़ा, बिना किसी पारिश्रमिक के मैं किसी को भी नहीं मारूंगा। स्वाभाविक रूप से एक शर्त है, मेरे साथ खिलवाड़ मत करो। वर्तमान जून शी को इस तथाकथित जुबान क्यू में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने इसे समझने की दिशा में कोई कदम उठाने की कोशिश नहीं की। जून वोई को वापस उसके कमरे में भेजने के बाद जून शी धीमी चाल से वापस चला गया। आधे रास्ते तक चलते हुए वह मुड़ा और लाइब्रेरी बिल्डिंग की ओर चला गया। उसके इस स्थान पर आने का कारण और कुछ नहीं बल्कि यह तथ्य था कि पिछले तीसरे युवा मास्टर जून के मस्तिष्क में बहुत कम जानकारी थी। कामुक सुख, जुआ, खाने पीने से संबंधित जानकारी के अलावा उसके सिर में मूल रूप से कुछ भी नहीं भरा था, बेकार की मिट्टी का एक चिपचिपा धब्बा। जून सी चाहे जितना भी अपनी यादों से कुछ उपयोगी जानकारी प्राप्त करना चाहे, यह असंभव था। यही कारण था कि उसे अपनी यादों में सब कुछ फिर से व्यवस्थित करने के लिए कुछ समय बिताने की जरूरत थी। कम से कम उसे इसे साफ सुथरा तो करना ही चाहिए। इस तरह
भले ही इस तीसरे युवा मास्टर जून के मस्तिष्क में कोई उपयोगी जानकारी न हो, वह कम से कम जून परिवार की स्थिति को समझ सकता था। जून शी ने पुस्तकालय भवन में प्रवेश किया और पूरे दिन अंदर ही रही, बिल्कुल भी बाहर नहीं गई। वरिष्ठ मास्टर, युवा मास्टर के आपके घर से चले जाने के बाद उन्होंने कुछ समय तक तीसरे मास्टर के साथ अच्छी बातचीत की। ऐसा लग रहा है कि तीसरे मास्टर खुश हैं। हाल के वर्षों में तीसरे मास्टर को इतना खुश देखना दुर्लभ है। जुनझान तियान के अध्ययन कक्ष में एक बूढ़े व्यक्ति ने जुनझान तियान के सामने झुककर जुनझी का पता बताया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जुनझान तियान के चेहरे पर, जिसने इतने सालों तक एक शांत भाव बनाए रखा था, एक स्तब्ध भाव प्रकट हुआ। ये चाचा और भतीजा इतने सालों से हमेशा आग और पानी की तरह असंगत रहे हैं। जब भी वे मिलते हैं, वे दोनों एक दूसरे को उपहास की नज़र से देखते हैं। जितना अधिक वे एक दूसरे को देखते हैं, उतना ही उनकी आंखें दुखती हैं। आज अचानक इन दोनों ने बातचीत शुरू करने का फैसला कैसे किया? इसके अलावा उन्होंने अच्छी बातचीत की। ये सोचना कि जून वोई उस बातचीत से खुश हो जाएगा, ये बहुत आश्चर्यजनक था। इसे एक असामान्य घटना मानना दूर की बात नहीं होगी। वे किस बारे में बात कर रहे थे? जुनझान तियान ने चाय पीते हुए पूछा। उसकी आवाज़ सहज थी। हाल के वर्षों में भले ही तीसरा मास्टर विकलांग था, फिर भी वह खुद को बहुत तेजी से विकसित करने में सक्षम था। ये देखते हुए कि वह प्रारंभिक पृथ्वी जुबान चरण में है, मैं बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं कर सका और उनकी बातचीत की सामग्री सुनने में असमर्थ था। मैं केवल ये देख पाया कि तीसरा मास्टर और युवा मास्टर दोनों स्पष्ट रूप से खुश थे और बातचीत करते हुए खुश थे। बूढ़े व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। सहमत। जुनझान तियान ने अपनी दाढ़ी को सहलाया। ये कैसे संभव है? इतने लंबे समय तक बिना किसी की मृत्यु के साथ रहना पहले से ही एक बहुत ही सौभाग्यशाली घटना है। और फिर भी वे वास्तव में सहमत होकर बातचीत कर रहे थे। यह मामला बिल्कुल सच है। सीनियर मास्टर यंग मास्टर के तीसरे मास्टर को छोड़ने के बाद वह वास्तव में सीधे लाइब्रेरी बिल्डिंग में चले गए और अभी तक बाहर नहीं आए हैं। लाइब्रेरी बिल्डिंग में कई बाहरी कारक या प्रभाव नहीं है। मेरा मानना है कि यह न्यूनतम महत्व का है। लेकिन यंग मास्टर का तीसरे मास्टर के साथ बातचीत करना बहुत ही आश्चर्यजनक है। इसीलिए मैंने जल्दी से सीनियर मास्टर को इसकी सूचना देने का फैसला किया। तुमने सही किया, लेकिन तुमने कहा कि यह बच्चा लाइब्रेरी बिल्डिंग में गया था। जुनझान तियान की दाढ़ी कांप उठी और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने सही कहा? वह छोटा सा कमीना जून मोक्सी वास्तव में लाइब्रेरी बिल्डिंग में गया था। 10,000 फ्लावर्स पेविलियन, वेफ्टिंग फ्रेग्रेंस पेविलियन या अन्य जैसे पेविलियन के बजाय। बूढ़े आदमी ने दृढ़ता से सिर हिलाया। ये लाइब्रेरी की इमारत है, इसमें कोई गलती नहीं है सीनियर मास्टर। जुनझान तियान अपनी सीट से उछल पड़ा, फिर कमरे में इधर उधर घूमने लगा। उसका हमेशा शांत रहने वाला चेहरा गायब हो गया था। उसकी जगह एक गहरी भाव ने ले ली थी क्योंकि वह अपनी दाढ़ी खींच रहा था। बूढ़े पान, क्या तुम जानते हो कि यह कमीना लाइब्रेरी बिल्डिंग के अंदर क्या करने की योजना बना रहा है? वह अचानक रुक गया। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वह इसे आग लगाने जा रहा है न? युवा मास्टर अंदर किताबें पढ़ रहे थे। उनकी शांति को देखते हुए मुझे लगा कि वे जल्दी ही नहीं जाएंगे, इसलिए मैं निश्चिंत होकर रिपोर्ट बनाने वापस आ सका। बूढ़े पांग ने जवाब दिया, उनके मुंह से हंसने की इच्छा को दबाते हुए। किताबें पढ़ रहा है? दादाजी जून ने आश्चर्य से चिल्लाते हुए अपनी दाढ़ी का एक लट बाहर निकाला। अपने होठों को सिकुड़ते हुए उन्होंने पूछा, क्या वह वाकई वो किताबें पढ़ रहा है? वह है सीनियर मास्टर। काफी देर तक सोचने के बाद जुनझान तियान ने अपना हाथ हिलाया। पढ़ना एक अच्छी चीज है, ऐसा लगता है, इसलिए अभी तक उसे परेशान मत करो। एक बार जब वह लाइब्रेरी से चली जाए तो मुझे वे किताबें ढूंढकर दो जिन्हें वह मेरे निरीक्षण के लिए देख रहा था। मैं वास्तव में उत्सुक हूँ, आखिरकार वह क्या योजना बना रहा है? क्या ये हो सकता है कि वह कामुक चित्रों की तलाश कर रहा हो? खैर, ये ठीक है, भले ही वह वही खोज रहा हो। जैसे वह अब वयस्क हो रहा है, इसलिए उन कलाकृतियों को देखना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे अभी भी याद है। हे, पुरानी बात, किसी को भी उस बच्चे को परेशान न करने दें। समझ गया सीनियर मास्टर। जुनझान तियान 2 चक्कर लगाकर चला, फिर उसने अपना सिर ऊपर उठा लिया। खुद को शांत करते हुए उसने सोचा, अगर वे कामुक नहीं हैं, तो क्या ये बच्चा आखिरकार जाग गया है और उसने एक नया पृष्ठ खोलने का फैसला किया है? उसने अपना सिर हिलाया और जोर से आह भरी। अगर यह सच है, तो इस गुब्बारे को वास्तव में कुछ धूपबत्ती और रक्षा की आत्मा से प्रार्थना करने की आवश्यकता होगी।
रात होने पर बटलर और पेंग ने जूनजी द्वारा पढ़ी गई सभी पुस्तकों को इकट्ठा करना शुरू किया। कुल मिलाकर कुछ दर्जन पुस्तकें थीं, जिन्हें उन्होंने बंडल में भर लिया। नए उपन्यास अध्याय 9 वेल्थ बिन को पर प्रकाशित हुए हैं। जून झांतियान ने प्रत्येक पुस्तक को मेज पर रख दिया। उसका चेहरा गायब हो गया। जुबान महाद्वीप की वर्तमान स्थिति, महाद्वीपीय यात्रा वृतांत, महाद्वीपीय पर्वतों के अभिलेख, वर्ष के व्यक्तियों की सूची, विचित्र फूलों और विदेशी घासों के अभिलेख, महाद्वीपीय युद्धों की चर्चा, जुबान युद्ध कला। दादाजी जून ने पूरी रात अपने पेपर द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों को देखते हुए, उनके हाव भाव निरंतर भ्रम, आश्चर्य, खुशी में रहते थे। वह भरता है, फुफकारता है, अपना सिर हिलाता है और सिर हिलाता है। यह अनुमान लगाया गया है कि उसने अपने पूरे जीवन में एक रात के आधे चेहरे के भावों का उपयोग कर लिया है। अध्याय 007 अति सुंदर हुंजून पैगोडा। नियमित अध्याय। अगले कुछ दिनों के दौरान जूनजी ने बिल्कुल भी बाहर जाने का फैसला नहीं किया। सुबह सुबह ही वह सीधे लाइब्रेरी की इमारत की ओर चला जाता था और पूरा दिन वहीं रहता था। उसने बिना किसी अपवाद के अपनी दिनचर्या को जारी रखा। जहां तक उसने पढ़ी हुई किताब की बात है, वे सभी फिर से विश्लेषण के लिए दादाजी जून के पास भेज दी गईं। जिसके बाद दादाजी जून अपना सिर हिलाते, आह भरते और कश लगाते। उनके चेहरे पर निराशा, दुख और सुखद आश्चर्य के बीच बारी बारी से भाव आते। ऐसा लगता है कि उन्होंने अभी तक अपने जीवन के सभी भावों का उपयोग नहीं किया है। इसके अलावा जून परिवार के नौकरों को यह एहसास हुआ कि यंग मास्टर ने एक और अजीब शौक पा लिया है। एक समय ऐसा था जब वह पूरे दिन लाइब्रेरी की इमारत में घुस जाता था और कभी बाहर नहीं आता था। हालांकि जब रात होती थी तो वह बाहर खुदाई में चली जाती थी और वहीं बैठ जाती थी। वह जिस स्थान पर टिकी थी वह हमेशा सबसे अंधेरी जगह होती थी जहां रोशनी तक नहीं पहुंच सकती थी। सच में विधर्मी, उसके नए शौक के बारे में नौकरों को ज्यादा चिंता नहीं थी। आखिरकार यह उसके पिछले शौक से कहीं बेहतर था। आज रात जूनजी एक बार फिर फूलों के पेड़ के नीचे बैठा था। रात के अंधेरे के स्थूल वातावरण का आनंद ले रहा था। अंधेरे के इस माहौल में कोई अपनी बात भी नहीं देख पाता, भले ही वह उसके सामने फेल हो। जून जेड के दिल में सुरक्षा की भावना उभरी। वास्तव में ये सुरक्षा की भावना है। जून जी के लिए, जो कभी हत्यारों के राजा के रूप में पूरी दुनिया में अजेय हो गया था, सबसे सुरक्षित जगह केवल रात के अंधेरे में ही मिल सकती है। रात ही एकमात्र ऐसी चीज थी जिसे जून जी ने कभी सबसे अच्छा और सबसे सच्चा साथी माना था। रात के आकाश में तारे को निहारते हुए जून जी को अचानक ऐसा लगा जैसे वह किसी सपने में है। पिछले कुछ दिनों से उसने इस दुनिया से जुड़ी जानकारी वाली अनेक पुस्तकें पढ़ी थीं। वह इस महाद्वीप की वर्तमान स्थिति को कमोबेश समझ गया था, लेकिन वह जितना समझ रहा था उतना ही उलझन में पड़ रहा था। अगर किताब में यह बात काले और सफ़ेद रंग में न लिखी होती तो जून जी को लगता कि वह समय में वापस प्राचीन चीनी साम्राज्य में चला गया है। लोग, लहजे, संस्कृति और पहनावा सब तांग और सांग राजवंशों से मिलते जुलते हैं। ये बहुत अधिक समान है। जून जी ने करते हुए अपना सिर अपने मसूड़ों के बीच में दबा लिया। उसके दोनों हाथ उसके सिर के पिछले हिस्से को खींचते हुए थे। उसने बहुत दुखी होकर सोचा, क्यों मैं चीन के प्राचीन युगों में से एक में क्यों नहीं हूँ? अगर ऐसा होता तो मैं बहुत ही लाभप्रद स्थिति में होता। उन युगों के संबंध में मेरे पास समग्र संसाधन हैं, वे सबसे अधिक लाभकारी होंगे। भले ही मैं इतिहास को भूलना न चाहूँ, फिर भी मैं अपने पूर्वज्ञान का लाभ उठा सकता हूँ, जो उन दिव्य भविष्यवक्ताओं को शर्मिंदा कर सकता है और किसी भी दुर्भाग्य से बचते हुए इतिहास के माध्यम से अपना रास्ता बना सकता है। जुबान महाद्वीप, ये कहाँ की आग में है? सोना जुबान, चांदी जुबान, धरती जुबान, आकाश जुबान क्यूई जुबान तुम्हारे दादा। यह आंतरिक मार्शल आर्ट क्यों नहीं है? एकमात्र चीज जो परिचित रह गई थी वह संभवतः प्राचीन और चिरस्थायी सूर्य और चंद्रमा थी और रात्रि का कोमल स्पर्श था। यही एकमात्र चीज थी जो जून जी को अपनेपन का एहसास दिला सकती थी। जून जी का चेहरा एक ठंडे कठोर पत्थर की तरह कठोर हो गया था। उसके गाल की मांसपेशियां दर्द से कांप रही थीं, क्योंकि वह स्वर पर आवेगपूर्ण और ऊंची आवाज में कोसने की अपनी इच्छा को नियंत्रित कर रही थी। ठीक उसी समय जब जून में वह तीव्र भावनाओं से भरा हुआ था, उसने अचानक महसूस किया कि उसके सिर में दर्द की एक तेज लहर दौड़ गई है। अपनी असाधारण सहन शक्ति के बावजूद वह अभी भी शांत चेहरा बनाए रखने में असमर्थ थी और उसे अपना चेहरा खराब करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सिरदर्द अचानक चक्कर आने की लहर में बदल गया। उसकी आंखों से देखने पर ऐसा लग रहा था कि मानो पूरी दुनिया अविश्वसनीय गति से घूम रही हो।
यहाँ तक कि रात का आसमान भी पागलपन के शौकीन हो गया था। पूरी दुनिया अचानक एक भ्रमपूर्ण अस्तित्व और वास्तविकता बन गई थी। दर्दनाक अनुभव के दौरान जूनजी अपने दांतों को काटते हुए हौंफता रहा। उसके चेहरे से खून बह रहा था। उसके दोनों चेहरे आगे की ओर चमक रहे थे। वह लगातार सहता रहा। उसकी सूरत से एक भी आवाज नहीं निकलती। मैं इस दुनिया में अकेला हूँ, इसलिए मुझे ये सारा दर्द भी अकेला ही सहना होगा। इस अजीब दुनिया में मैं सिर्फ खुद पर निर्भर रहना चाहता हूँ, दूसरों पर नहीं। मैं कभी दूसरों पर निर्भर नहीं रहूंगी। मार डालो, मार डालो, मार डालो, मार डालो, मार डालो। मेरे सभी हत्या कौशल का उपयोग करो। मैं खून का रास्ता बनाऊंगा। आकाश को मिटा दो, जमीनों को उपजाऊ कर दो। मार डालो, मार डालो, मार डालो, मार डालो, मार डालो। जूनजी को अचानक एक धुंधली सी स्थिति में फेंक दिया गया, जब उसे लगा कि उसकी चेतना के सागर में कुछ दिखाई दिया है। ये दूर से दिखने वाली रोशनी की चिंगारी थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि यह रोशनी धीरे धीरे अपनी ओर बढ़ रही थी। जैसे जैसे वह करीब आए, वह और भी चमकदार, बड़ी और स्पष्ट हुई। अंत में यह एक चमकदार इंद्रधनुषी रंग के शिवालय में बदल गई, जो चमक से भर गई। शिवालय उसकी चेतना के सागर में प्रविष्ट हो गया। हर चक्कर के साथ ये ऋषि में चमक का एक धुंध रूप जारी करता था। उसका शरीर बहुत पहले ही सुन्न हो चुका था। उसके चारों अंग लकवाग्रस्त हो चुके थे। उसकी चेतना धीरे धीरे धुंधली हो रही थी, और फिर भी जूनजी खून से लथपथ आंखों से आगे की ओर देख रहा था। वह लगातार घूर रहा है, बिना पलक झपकाए इस अजीब दुनिया को घूर रहा है। अनिश्चित समय के बाद अचानक एक ठंडी हवा चली, जिससे जूनजी को ठंड लगने लगी। शरद ऋतु की शुरुआत की रात अभी भी सर्द है। जैसे ही यह विचार जूनजेब के दिमाग में आया, वह चौंक गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि इसका क्या मतलब है। ठंड महसूस करने में सक्षम होने का मतलब है कि मेरी इंद्रियां फिर से काम कर रही हैं। लेकिन क्या मैंने पहले से ही ऐसा नहीं था? वह अचानक उठ खड़ी हुई और पाया कि वह ठंडी पसीने से लथपथ थी। वह कपड़े पसीने से पूरी तरह भीग गए थे और असहज होने लगे थे। जूनजी को एक नवजात शिशु जैसी अजीब सी अनुभूति हुई। जूनजी, जो जून मोक्सी के शरीर के भीतर जाग गया था, इस शरीर का समर्थन करने वाला कहा जा सकता है, शायद उसके मन और आत्मा को इसमें स्थानांतरित करके। फिर भी जूनजी ही रहा। लेकिन पहले अकथनीय दर्द सहने के बाद जूनजी वास्तव में इस शरीर के साथ एक हो गया था। जूनजी जून मोक्सी बन गया था, इस शरीर का सच्चा स्वामी। TL_शू_। अपने शरीर की गंदी हालत को अनदेखा करते हुए जूनशी ने सबसे पहले जो किया वह क्रॉस लेग बैठना जाना और अपना गंदा बंद कर लेना था। उसने अपनी आध्यात्मिक जागरूकता को चेतना के सागर में गहराई तक धकेल दिया, क्योंकि वह ध्यान से कुछ पाने की कोशिश कर रही थी। जूनशी को बहुत पहले ही एहसास हो गया था कि पहले से हो रहा भयानक दर्द उसके शरीर के भीतर छोटे शिवालय का काम था। हालांकि जूनशी ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि कुछ और होना चाहिए, जो छोटे शिवालय ने किया था। अन्यथा मांस और आत्मा के मिलन का एक साधारण मामला इतना दर्दनाक कैसे हो सकता है? उसे दृढ़ विश्वास था कि कुछ और हुआ होगा। ये छोटा शिवालय अस्तित्व में केवल ऐसी चीज है जिस पर कुछ ही भरोसा कर सकते हैं। इस प्रकार जो हुआ है उसे समझे बिना वह कभी महसूस नहीं होगा। चेतना के अपने सागर के भीतर जूनजी को लगा कि वह अपनी आंखों से स्पष्ट रूप से देख सकती है। 7 रंगों की चमक से चमकता हुआ एक शानदार शिवालय धीरे धीरे उसकी चेतना के सागर के ऊपर घूमता रहता है। जूनजी स्पष्ट रूप से यह अनुभव करने में सक्षम था कि उसके शरीर के प्रत्येक घुमाव के साथ रक्त और क्यूई प्रवाह के साथ सुसंगत वर्णन हो रहा था। हर बार एक अंतहीन चक्र। NO12.com पर सबसे नया उपन्यास खोजें। यहाँ क्या हो रहा है? जूनजी ने आश्चर्य से छोटे शिवालय को देखा। इस वस्तु की क्षमताएं सभी सामान्य ज्ञान से परे थीं, जिसके कारण कुछ लोग एक कट्टर नास्तिक थे, भ्रम के जाल में फंस गए। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं इसे बेहतर तरीके से देखने के लिए करीब जा सकता हूँ। जैसे ही जूनजी इस बारे में सोच रहा था, उसे अचानक एहसास हुआ कि छोटा शिवालय धीरे धीरे बड़ा और बड़ा होता जा रहा था। उसके बाद शिवालय के सबसे निचले स्तर के दरवाजे अचानक खुल गए। एक मोटी सफेद धुंध बाहर निकल आई। उस पल में जूनजी की चेतना पूरी तरह से उस सफेद धुंध से भर गई। सफेद धुंध इतनी मोटी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वह ठोस हो। जूनजी ने एक गहरी सांस ली और अचानक शांति की एक चरम भावना की, एक अवर्णनीय आराम, जहां आत्मा भी इस हद तक उत्तेजित महसूस करती थी कि वह खुशी से गाना चाहती थी। जूनजी ने अपने आसपास नजर दौड़ाई और पाया कि वह किसी तरह के पगोडा के बिल्कुल सामने पहुंच गया था।
उसके सिर के ऊपर 2 प्राचीन ग्रंथ प्रकट हुए, होंगजुन पगोडा। जूनजी ने कमरे के अंदर जाकर देखा कि कमरा खाली है, सिर्फ चारों ओर घना सफेद कोहरा बह रहा है। अचानक घना कोहरा एक साथ बहकर 2 मूर्तियों में बदल गया। 9 दीवारों वाला शानदार शिवालय, पहली शाश्वत कला। फिर जबकि धुंध एक साथ मिलकर एक धुंधली और धुंधली आकृति बनती हुई जूनजी के सामने दिखाई देती है। जून जेड के पास चौंकने के लिए बस इतना ही समय था कि अनगिनत अक्षर, प्रतीक और रेखाचित्र एक साथ चलते हुए एपिसोड में आ गए। तुरंत उसे लगा कि बहुत सारी जानकारी उसके दिमाग में आ रही है। ऐसा लगा जैसे किसी तेज रफ्तार से चलती हुई ट्रेन सीधे एक छोटी सी छोटी में घुस गई हो। फिर भी छोटी में कोई बदलाव किए बिना ट्रेन के अंदर से चली गई। अचानक जूनजी को चक्कर आने लगा। उसे ऐसा लगेगा जैसे उसका सिर फट गया होगा और वह जमीन पर गिर गई होगी। अपनी ठंडी खांसी से उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी उसी ठंडी जगह पर लेटा हुआ है जैसा पहले था। फिर भी साधना सूत्र स्पष्ट रूप से उसकी चेतना के सागर में विद्यमान है। वहां मानव शरीर में रहने को दर्शन देने वाले चित्र भी थे, साथ ही साथ उनके रूप और क्रियाएं भी थीं। स्वर्ग के भाग्य को खोलने की कला। जूनजी ने जोर से बुदबुदाया, उसकी आंखें तेजी से चमक रही थीं और उसकी मुट्ठियां भीग गई थीं। अध्याय 008 स्वर्ग के भाग्य को खोलने की कला। नियमित अध्याय। जूनजी को एहसास हुआ कि उसकी अजीब स्थिति ने उसे महाकाव्य अनुपात का एक रहस्यमय मुठभेड़ प्रदान किया था। ये स्वर्ग के भाग्य को अनलॉक करने की कला असीम रूप से रहस्यमय है और इसकी प्रभावशीलता निस्संदेह दूसरों की तुलना में कहीं बेहतर होगी। 9 परत वाले उत्तम शिवालय के लिए उसे कोई संदेह नहीं था कि यह एक अतुलनीय खजाना है। चाहे जूनजी कितना भी अज्ञानी क्यों न हो, उसने भी होंगजुन लाओजू की पौराणिक कथा के बारे में सुना था। ऐसा कहा जाता है कि यह महान देवता 3 महान ऋषि देवताओं का स्वामी है, ताइशान दाओ जून दाओ और उसके गुणों की सम्मानित भगवान, युवानशी त्यानजुन उत्पत्ति के सम्मानित भगवान और टोंगटियन जियाओजुक स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर। ये व्यक्ति स्वर्ग को हिला देने वाले मिथक हैं, जिनका स्वर्ग में कोई सानी नहीं है। इस शिवालय का नाम होंगजुन लाओजू के नाम पर रखा जाना इसकी क्षमताओं पर कभी सवाल नहीं उठा सकता। तो मैं अवश्य ही बहुत अज्ञानी व्यक्ति हूँ। जूनजी स्वर्ग के भाग्य को अनलॉक करने की कला का तुरंत अभ्यास करने की इच्छा से लगभग अभिभूत था, लेकिन अंततः खुद को नियंत्रित करने में सक्षम था। खुद को शांत करते हुए उसने अपने शरीर का निरीक्षण किया और आश्चर्यचकित होने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी त्वचा की सतह पूरी तरह से काले हरे रंग के कीचड़ भरे तरल पदार्थ की परत से ढकी हुई थी। अविश्वसनीय रूप से घिनौना कीचड़ भरा तरल पदार्थ एक घिनौनी बदबू छोड़ रहा था। इसके अलावा यह एक बहुत मोटी परत थी। जूनजी की चेतना के सागर में अचानक एक नाम प्रकट हुआ, जिसके गुण और उत्पत्ति बहुत प्रसिद्ध है, पल्प-रेंडिंग मेरिडियन क्लींजर। क्या ये हो सकता है? सिर्फ एक बार के अत्यधिक दर्द के बाद मेरे शरीर की सारी अशुद्धियां बाहर निकल गई हैं। जूनजी बेकाबू होकर आनंदित हो उठी। अगर मुझे पहले पता होता कि इस तरह का चमत्कारी प्रभाव होगा, तो दर्द का एक और दौर भी कोई बड़ी बात नहीं होती। वास्तव में जहां तक जूनजी का सवाल है, उसके शरीर की ताकत बढ़ाने के लाभों की तुलना किसी भी दर्द से नहीं की जा सकती। जब तक उसके शरीर की ताकत को बढ़ाया जा सकता है, तब तक थोड़ा सा दर्द किस बात का? चाहे वह कितना भी असहनीय दर्द क्यों न हो, फिर भी यह इसके लायक था। जूनजी उत्साह में उठ खड़ा हुआ। अपने शरीर से निकलती बदबू को सहते हुए वह तेजी से अपने पारिवारिक आवास के भीतर एक तालाब की ओर भागा। बिना किसी हिचकिचाहट के वह एक जोरदार छलांग के साथ उसमें कूद गया। अचानक कई आवाजें एक साथ गूंजी, जो पूछ रही थी, ये कौन है? जूनजी ने नाक सिकुड़ते हुए जवाब दिया, मैं। ये युवा मास्टर स्नान करना चाहता है, किसी को भी मुझे परेशान करने की अनुमति नहीं है। ये तो यंग मास्टर है। उसके बाद कोई आवाज नहीं सुनाई दी। ... अध्ययन कक्ष में दादाजी जून ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए पूछा, वह क्या था? हाउसकीपर पैंग जल्दी से जांच करने के लिए बाहर गया। वह तुरंत वापस लौटा और झुककर जवाब दिया, ये यंग मास्टर है। खबर है कि वह नहाने के लिए लुओयू तालाब में कूद गया। नहाने के लिए? वह नहाने के लिए आधी रात को लुओयू तालाब में कूद गया। दादाजी जून का गुस्सा फिर से बढ़ने लगा। उनकी नाक टेढ़ी हो गई, उनकी सांस फूलने लगी। वे असमान आवाज में चिल्लाए, यह शापित प्राणी! झुंझलाहट में वह सो गए। पिछले कुछ दिनों से वह अपने पोते के जीवन में नई शुरुआत की उम्मीद कर रहा था, लेकिन इस बार उसकी सारी उम्मीदें टूटकर बिखर गईं। अब बस एक असहनीय बेचैनी सी उसके सीने में धड़क रही थी।
हकीकत यही है, जितनी बड़ी उम्मीद होगी उतनी ही बड़ी निराशा भी होगी। इस समय दादाजी जून वास्तव में उस शापित बच्चे को घसीटकर अंदर लाना चाहते थे और उसे तब तक डंडे से पीटना चाहते थे जब तक कि उसमें आड़ू के फूल खिल न जाएं। तब उनके इस कृतघ्न पोते को एहसास होगा कि फूल इतने लाल क्यों हैं। जून जी चुपचाप पानी की सतह पर तैर रहा था। उसका शरीर सीधा था और वह समय समय पर खुद को स्थिर करने के लिए अपने दोनों हाथों और पैरों पर भरोसा कर रहा था, जिससे वह बिना डूबे तैरता रहा। जून जी ने खुद को आराम की भावना से भरा हुआ महसूस किया। अपने शरीर पर जमी गंदगी की सारी मोटी परत को धोने के बाद जून जी को ऐसा लगा जैसे वह मल के गड्ढे से बाहर निकला हो। उसका शरीर पूरी तरह तरोताज़ा हो गया था। एकमात्र समस्या ये थी कि भले ही उसका मन और आत्मा इस शरीर के साथ पूरी तरह से एक हो गए थे, लेकिन इसकी ताकत अभी भी उस स्तर के आसपास भी नहीं है जहां वह अपने पिछले जीवन में था। हालांकि अपने शरीर से इतनी सारी गंदगी बाहर निकालने के बाद उसके शरीर, मांसपेशियों और हड्डियों की वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से एक चौंकाने वाले स्तर तक सुधर गई होगी, है न? ये सोचते हुए जून जैक के मुंह पर मुस्कान आ गई। कुछ दूर पर घर के पहरेदारों ने अपने यंग मास्टर को पानी की सतह पर तैरते हुए देखा। उन्होंने अपनी आंखें चौड़ी करके जून जी को देखा, जो पानी की सतह पर स्थिर रहते हुए तैर रहा था, जरा भी नहीं डूब रहा था। यंग मास्टर किस तरह की दिव्य कला का अभ्यास कर रहे हैं। ये सोचना कि कोई पानी की सतह पर ऐसे ही तैर सकता है। अगर कोई इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए अपने जुबान क्यूई का उपयोग करता है, तो उसे ऐसा करने के लिए कम से कम जेड स्तर की जुबान क्यूई की आवश्यकता होगी। अब ये सिर्फ एक अनुमान है, लेकिन मेरा अनुमान है कि ये लोग तैरना नहीं जानते हैं। थोड़ी देर खुद को पानी में डुबोने के बाद जून जी जल्दी से तालाब से बाहर निकल आया। हालांकि उसका शरीर वास्तव में तरोताजा हो गया था, लेकिन उसके बाद उसे कमजोरी का एहसास हुआ, कमजोरी का एक बेहद थका देने वाला एहसास। ये देखते हुए कि मूलतः यंग मास्टर जून ने कभी अपने शरीर की अच्छी तरह से देखभाल नहीं की और पल्प ब्रांडिंग मेरिडियन क्लींजर की दर्दनाक प्रक्रिया को देखते हुए जिससे उसे गुजरना पड़ा, मौके पर बेहोश न होना जून जेड के लिए एक अलौकिक उपलब्धि थी। अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से खुद को संभालते हुए जून जी अपने कमरे में पहुंच गया। सफेद लबादे पहनने के बाद कोमल लोलिता लिटिल के ने एक कटोरी में चिड़िया के घोंसले का सूप लाया। उसके मुंह पर एक चंचल मुस्कान थी। दुनिया चाहे जो भी हो, ताकत हमेशा पहली प्राथमिकता होती है। लोग बिना किसी प्रभाव के रह सकते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी व्यक्तिगत ताकत की कमी नहीं होनी चाहिए। अपने पिछले जीवन में भी जून जी कभी भी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इतना अधीर और इच्छुक नहीं था। इस दुनिया में अकेले फेंके जाने के बाद जून जी को मन की शांति देने वाली एकमात्र चीज ताकत है। इतनी शक्तिशाली ताकत कि वह अपनी हथेली में कई लोगों की जिंदगी और मौत को थाम सकता है। अपडेट किए गए अध्याय और novelbun.com। अब तक जून जी को पूरा भरोसा था कि उसने एक और खजाना, रहस्यमयी पगोडा हासिल कर लिया है। यह इस नई दुनिया में जून जेड के लिए सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता बना रहा। जून जी का मानना था कि इस अथाह रहस्यमयी पगोडा के भीतर के रहस्य सिर्फ स्वर्ग के भाग्य को खोलने की कला तक सीमित नहीं होंगे। निश्चित रूप से इसके भीतर और भी रहस्य छिपे होंगे। वे क्या हो सकते हैं, ये जून जी पर निर्भर करेगा कि वह उन्हें समय के साथ धीरे धीरे उजागर करे। इसके अलावा स्वर्ग के भाग्य को खोलने की कला को पहली शाश्वत कला के रूप में घोषित किया जाना जून जेड के आंतरिक विश्वास को मजबूत करता है। ये रहस्यमय कला संभवतः एक सामान्य तकनीक नहीं हो सकती। धीरे धीरे स्वर्ग के भाग्य को खोलने की कला के पहले भाग, महान अतिप्रवाह प्रकाश के अभ्यास विधियों को याद करते हुए जून जी जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गए। मन और शरीर एक साथ श्वसन की एक शांत अवस्था में प्रवेश करते हुए उन्होंने धीरे धीरे शुरू किया। आभा प्रकृति को गति देती है, महान प्रकाश छलकता है। 9 स्वर्गों को पार करने के लिए, दिव्य फव्वारे पर धागे बांधने के लिए, ब्रह्मांड को समझने के लिए हृदय एक खजाने का पहाड़ बन जाता है। दिव्य आत्मा की 9 परिशोधन जो कभी भी पीले झरनों में नहीं गिरती। अपने मन में विधि का पालन करते हुए अभ्यास शुरू करने के बाद उसे अप्रत्याशित रूप से कुछ भी महसूस नहीं हुआ। थोड़ी सी भी ची महसूस नहीं हुई, लेकिन इसने जून जी को बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं किया। उसने फिर से अभ्यास करना शुरू कर दिया, हर समय अपने शरीर पर नजर रखते हुए उसे किसी भी पल आराम करने नहीं दिया। कौन जानता है कि कितने समय के बाद जून जी ने अपने शरीर को नियंत्रित करने के लिए स्वर्ग के भाग्य को अनलॉक करने की कला पर अंकित विधियों का पालन करने का अभ्यास किया था, जो कि 200 से कम बार नहीं था, और फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसकी मेरिडियन शुरू से अंत तक निष्क्रिय रही।
इसके अलावा लंबे समय तक क्रॉस लेग करके बैठने से जून जेड के पैर सुन्न हो गए थे। भले ही उसके शरीर में पल्प रैंडिंग मेरिडियन क्लींज प्रक्रिया हो चुकी थी, लेकिन शरीर की क्षमताओं का विकास होना अभी बाकी था। इस बिंदु पर उसके दिमाग में भी चक्कर आने लगे थे और बेहोशी के लक्षण दिखाई देने लगे थे। जूनजी ने एक बार फिर गहरी सांस ली, अपने मन को साफ रखने की पूरी कोशिश की। उसके दिल से एक दृढ़ भावना निकल रही थी, मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं क्यूई को बाहर निकालने में सफल नहीं हो सकता। जब बुराई की बात आती है तो मैं नंबर 1 हूँ। मुझसे ज्यादा दुष्ट कौन हो सकता है? दुष्ट सम्राट। ये वरिष्ठ सफल होगा। ये वरिष्ठ कभी भी अन्य बुराइयों के सामने नहीं झुकेगा, लेकिन अन्य बुराइयों को मुझ दुष्ट के सामने झुकना ही होगा। मैं दुष्ट सम्राट हूँ। मैं सभी बुराइयों का शासक हूँ। एक बार फिर वह सांस लेने की अवस्था में आ गया। लंबे समय के बाद जूनजी को लगा कि उसका पूरा शरीर अब उसकी बात नहीं मानेगा। उसकी हर मांसपेशी तनावग्रस्त और अकड़ गई है। उसने अपने शरीर को स्वर्ग के भाग्य को अनलॉक करने की कला के निर्देशों के अनुसार 300 से कम बार विनियमित नहीं किया था, और फिर भी कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। जूनशी ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने शरीर के भीतर थकावट की सभी भावनाओं को बलपूर्वक पीछे धकेल दिया। उसके दिमाग में विचार की केवल एक पंक्ति थी, एक जिद्दी दृढ़ विश्वास, एक बार और, एक बार और, एक बार और अधिक। अंत में एक अनिश्चित अवधि के बाद जूनजी ने अचानक अपने सिर के भीतर अपने नीवान महल में एक हल्का बदलाव महसूस किया। उसके बाद गर्मी की एक झलक के साथ उसके मेरिडियन में थोड़ा बदलाव महसूस किया जा सकता था, लेकिन वह एहसास कमजोर और तुच्छ था जब तक कि कोई लगातार शरीर के हर हिस्से पर नजर न रखे। जबकि क्यूई प्रवाह पतले धागे की तरह पतला था, लगभग अस्तित्वहीन होने के बिंदु तक इसका सार वास्तव में असामान्य था। क्यूई का यह प्रवाह वास्तव में हैरान करने वाला था। जो लोग आंतरिक कलाओं का अभ्यास करते हैं, भले ही वे क्यूई के प्रवाह को महसूस करने के बिंदु तक अभ्यास करने में कामयाब हों, ये शरीर के भीतर बहने वाले एक ठोस अस्तित्व में संघनित नहीं होना चाहिए। हालांकि वर्तमान जूनजी, जिसने मूर्खता की हद तक अभ्यास किया था, वर्तमान में इसे महसूस करने में असमर्थ था। टीएल निवान पैलेस सिर पर स्थित एक साधना स्थल है। ये 3 डेंटियन स्थलों में से एक है। ठीक उसी क्षण जब क्यूई का असामान्य प्रवाह पतले धागे के समान दिखाई दिया, जूनजी की चेतना के समुद्र से अचानक 7 रंगों वाला छोटा सा चमकदार शिवालय ऊपर उठा। ये धीरे धीरे हवा में घूमता रहा, हर चक्र के साथ बहुत ज्यादा मात्रा में सफेद धुंध छोड़ता रहा। सफेद धुंध धीरे धीरे चारों ओर तैरने लगी। धुंध से बने अनगिनत सफेद धागे, जो नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते थे, अचानक जून जेड के शरीर की सतह पर बन गए। फिर वे धागे धीरे धीरे जूनजी की त्वचा में घुस गए, नीचे उसकी मेरिडियन तक। अध्याय 009 पल्प रैंडिंग मेरिडियन क्लींज। प्रायोजित अध्याय नादेरे। हमारे प्रायोजक को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय जूनजी हतप्रभ अवस्था में था। उस पर न तो आश्चर्य दिखाई दे रहा था और न ही खुशी। वह कला का अभ्यास करता रहा, अपने शरीर को नियंत्रित करता रहा। ऐसा लग रहा था कि उसे पता ही नहीं था कि क्या हुआ था। स्वर्ग के भाग्य को खोलने की यह कला वास्तव में असीम रूप से रहस्यमय है। यह अनादिकाल से सबसे श्रेष्ठ प्रकार का कौशल है। भले ही स्वर्ग अभी भी हो, साधना का मार्ग हमेशा स्वर्ग के विरुद्ध विद्रोह का कार्य रहा है, जो व्यक्ति के स्वभाव को परखता है। इस कौशल के शुरुआती भाग के लिए इसे चरम सीमा तक अभ्यास करना वास्तव में कठिन था। दृढ़ता और अदम्य इच्छाशक्ति के अलावा किसी को इस विशाल अवसर का आशीर्वाद भी मिलना चाहिए। इस प्रकार बहुत पहले से भले ही किसी को स्वर्ग के भाग्य को अनलॉक करने की इस कला का अभ्यास करने का अवसर प्राप्त हो, लेकिन उनके सफल होने की संभावना असाधारण रूप से कम थी। इसके बारे में सोचें, अगर अभ्यासी का दिल दृढ़ नहीं था तो वह व्यक्ति 100 बार अभ्यास करने के बाद भी हार मान लेता और कोई परिणाम नहीं देखता। इस स्तर की सुस्ती ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई साधारण व्यक्ति झेल सके। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति की आत्मा इससे भी कमजोर होती तो यह संभावना नहीं थी कि वह इसे सहन कर पाएगा। साधकों के दृष्टिकोण से जूनजी जैसा संकी जो अभ्यास दिनचर्या को हजारों बार तक संचालित कर सकता है, वह बस एक तरह का है। यदि कुछ लोगों में इस प्रकार की दृढ़ता भी हो तो भी पर्याप्त रूप से मजबूत आध्यात्मिक जागरूकता के बिना वे अंततः चीगोंग विचलन से पीड़ित हो जाएंगे। जहां तक जूनजी का सवाल है, उसके पास स्वर्ग के भाग्य को खोलने की कला का अभ्यास करने के लिए आवश्यक सभी सही विशेषताएं थीं। जूनजी हमेशा से एक बेहद अधिक किस्म का व्यक्ति रहा है। एक बार जब वह किसी चीज के बारे में अपना मन बना लेता है तो वह उसे कभी नहीं बदलता। इसे अच्छे तरीके से कहें तो वह बहुत दृढ़ निश्चयी व्यक्ति है। इसे बुरे तरीके से कहें तो
वह एक दिमागी रूप से मृत ज़ॉम्बी है। दीवार से टकराए बिना वे कभी पीछे नहीं मुड़ेंगे। लेकिन जूनजी सभी दिमागी रूप से मृत ज़ॉम्बी का राजा है, जो दीवार से तब तक टकराता रहेगा जब तक कि वह दीवार को तोड़ नहीं देता और फिर भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। आज जिसने स्वर्ग के भाग्य को खोलने की इस कला का अभ्यास करना शुरू किया है, उसकी तुलना एक कछुए से की जा सकती है जो बाहर गया था और कछुए से टकरा गया था। जैसा कि पता चलता है, वे एक परिवार हैं। सही चरित्र और मानसिकता के अलावा जून जेड के भाग्य ने भी कोई छोटी भूमिका नहीं निभाई। हुंगजुन पैगोडा को प्राप्त करना जून जेड के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद था। अगर उसे इसे प्राप्त करने का सौभाग्य नहीं मिला होता तो उसे इस मार्ग पर कदम रखने की कोई उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा जूनजी की आत्मा एक ऐसी आत्मा थी जो देहांतरित हो चुकी थी। उसकी आध्यात्मिक जागरूकता कमजोर नहीं हो सकती थी। हुंगजुन पैगोडा की मदद से जून मोए की शारीरिक स्थिति ठीक हो गई, जबकि उसकी आध्यात्मिक जागरूकता और भी मजबूत हो गई। इन सभी कारकों ने उसे सिर्फ एक रात में पहली भारी बाधा को अचानक से पार करने की अनुमति दी। यह उपलब्धि न केवल अभूतपूर्व थी, बल्कि संभवतः इसकी पुनरावृत्ति भी नहीं हो सकेगी। उसके मन में नीवान महल और भी अधिक जोर से धड़कने लगा। अंततः यह एक नियमित पैटर्न का पालन करने लगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती गई, जूनजी की गोरी त्वचा धीरे धीरे पूरी तरह से लाल हो गई। इस समय भोर हो चुकी थी और आसमान साफ हो चुका था। जूनजी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके शरीर के भीतर कीवी, जो रेशम के नाजुक धागे की तरह थी, जीवंत होती जा रही थी, क्योंकि वे धीरे धीरे एक पंक्ति बनाने के लिए एक साथ जुड़ रहे थे। जब धागे के आखिरी धागे एक साथ आ गए, एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ गए, तो जूनजी को अचानक लगा कि उसके सामने एक चमकदार रोशनी आ गई है। रोशनी रंग बिरंगे और अलग अलग धब्बों से भरी हुई थी, मानो पूरी दुनिया के फूल उसकी आंखों के सामने खिल गए हों। सभी 7 रंगों की आभा उसके चारों ओर घूम रही थी। उसी समय उसके सिर से अचानक बिजली चमकने के साथ ही तेज गर्जनाएं फूट पड़ी। गरज और बिजली की गड़गड़ाहट हुई। हालांकि जूनजी की आंखें बंद रहीं। इसका मतलब था कि ये सब उसकी जागरूकता की भावना के भीतर हो रहा था। ये स्वर्ग के भाग्य को अनलॉक करने की कला की पहली बाधा थी, शांत हृदय। हालांकि जूनजी इस अजीब माहौल को स्पष्ट रूप से देख सकता था, लेकिन उसे ये भी अच्छी तरह याद था कि जब उसने अभ्यास करना शुरू किया था तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। ये कल्पना कुछ ऐसी थी जिसे उसे नहीं देखना चाहिए था, और फिर भी वह देख पाया। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब था कि उसके सामने सब कुछ एक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं था। ये बात ध्यान में रखते हुए जूनशी ने इसे नजरअंदाज करना चुना और अपना अभ्यास जारी रखा। उसके चेहरे पर उदासीनता का भाव था। बूम! बम की तरह जूनजी की चेतना के सागर में एक विस्फोट हुआ। जूनजी का शरीर अचानक ऐंठने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर ने कुछ खो दिया है जो कभी उसका हिस्सा था। उसकी आत्मा इधर उधर हिलने लगी और फिर उसने अचानक बहुत दूर जाकर खून का एक कौर थूक दिया। फिर वह बेहोश हो गया। खून की ये घूंटे बिस्तर पर बिछी सफेद चादर पर गिरी, लेकिन अजीब तरह से उसमें से एक काला रंग निकला जो ठोस पदार्थ लग रहा था। अप्रत्याशित रूप से यह नीचे नहीं बह रहा था और यह काले कोयले के टुकड़े जैसा लग रहा था। जूनजी का शरीर जमीन पर गिर गया। उसका शरीर बेहोशी की हालत में हिल रहा था। एक बार फिर एक गहरे रंग का तरल पदार्थ धीरे धीरे उसकी त्वचा के छिद्रों से बाहर निकला, जिससे धीरे धीरे जूनजी का हल्का रंग का लबादा गीला हो गया, धीरे धीरे काला हो गया। ये पल ब्रैंडिंग मेरिडियन क्लींजर का सच्चा परिणाम था। पहले जब उसके शरीर से गंदगी की एक परत बाहर निकलती थी तो वह सिर्फ त्वचा और मांसपेशियों के भीतर की अशुद्धियां होती थीं। इस समय वह अपने शरीर से जो कुछ बाहर निकाल रहा था वह कंकाल के ढांचे और उसके आंतरिक अंगों के भीतर की अशुद्धियां हैं। जहां तक जूनजी द्वारा थूके गए रक्त की बात है तो वह 5 अंगों के भीतर की अशुद्धियां हैं, जिन्हें साफ करना मानव शरीर के सभी अंगों में सबसे कठिन है। जूनजी की वर्तमान स्थिति ताओ के मार्ग पर चलने वालों के दृष्टिकोण से छोड़ने की प्रक्रिया के अलावा और कुछ नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि अब से वह सांसारिक संपत्ति और इच्छाओं की बेड़ियों से मुक्त हो गया था। वह आधिकारिक तौर पर साधना के मार्ग में प्रवेश कर चुका था। जो लोग मार्ग में अभ्यास करते हैं उनके लिए छोड़ने की अवस्था तक पहुंचने से पहले एक दर्दनाक और लंबा अनुभव होगा। ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस क्षेत्र तक पहुंचने के लिए महीनों, वर्षों या दशकों तक का समय बिताया। कुछ लोगों ने तो अपना पूरा जीवन व्यर्थ ही बिता दिया और इस अवस्था तक पहुंचने में असफल रहे। और फिर भी जूनजी ने इसे एक रात में ही हासिल कर लिया। ये वास्तव में चमत्कारों में से एक चमत्कार था। अगर यह खबर फैलती
तो संभावना है कि कोई भी तपस्वी इस पर विश्वास नहीं करता। जाहिर है ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि जूनजी का शरीर विशेष है, या ये जूनजी की आध्यात्मिक शक्ति के उच्च स्तर के कारण था। इसका कारण कहीं और है, और वह कोई और नहीं बल्कि सफ़ेद धुंध थी। सफ़ेद धुंध सबसे महत्वपूर्ण कारक था क्योंकि यह स्वर्ग और पृथ्वी से आध्यात्मिक क्यूई का सबसे शुद्ध रूप है। हालांकि जूनजी को अभी तक इसका एहसास नहीं हुआ था। अपने पिछले जीवन में जूनजी एक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ था, लेकिन उसने कभी साधना के क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया था। उसके दृष्टिकोण से अमरता प्राप्त करने के लिए ये सभी तथाकथित साधनाएं एक निरर्थक विषय से अधिक कुछ नहीं थीं। इस प्रकार भले ही उसे एहसास हो कि उसके शरीर के साथ क्या हुआ था, वह केवल यही सोचेगा कि उसे अविश्वसनीय रूप से बड़ी किस्मत मिली थी। जब जूनशी को होश आया तो उसने खुद को एक बड़े बैरल में पाया जो गर्म पानी से भरा हुआ था और उसके शरीर को घेरे हुए था। साथ ही दो छोटे छोटे मुलायम हाथ भी थे जो उसके शरीर को रगड़ रगड़ कर साफ कर रहे थे। अपनी आंखें खोलते ही उसने छोटी के नामक युवती को देखा। उसका सिर पसीने से भीगा हुआ था और चेहरा गर्मी से लाल था। उसके छोटे छोटे हाथ मुलायम तौलिए के टुकड़े को पकड़े हुए थे। वह उससे उसके शरीर को साफ करते हुए हाँफ रही थी। उसके छोटे छोटे होंठ कसकर बंद थे। उसका चेहरा शर्मिंदगी के भाव से भरा हुआ था, लगभग रोने की हद तक। उसकी खूबसूरत आंखों की जोड़ी जानबूझकर ऊपर की ओर निर्देशित थी, केवल एक पल के लिए नीचे की ओर देखती थी जब किसी दूसरे क्षेत्र को साफ करने की आवश्यकता होती थी। उसके बाद वह फिर से अपनी आंखें हटा लेती थी। इस छोटी लड़की का शर्मीला चेहरा बहुत प्यारा है। ये सोचते हुए जून जेड के विचार अचानक खुद की ओर लौट आए क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में नंगा था। अपनी शर्मिंदगी को रोकने में असमर्थ, उसने दो सूखी खांसी लगाए और कहा, मैं इसे खुद करूंगा। इतना कहने के बाद उसने लिटिल के हाथों में तौलिया पकड़ लिया। आश्चर्य से चिल्लाते हुए लिटिल के तौलिया पकड़ते हुए दूर भाग गई। वह जूनजी को देखते ही कांप उठी। उसकी आंखों में घबराहट की भावना भर गई। यंग 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 मास्टर, आप जाग रहे हैं? जूनजी ने असहाय भरते हुए कहा, अगर मैं जाग नहीं रहा हूं तो क्या तुम अब किसी भूत से बात कर रहे हो? भूत? आह! लिटिल के ने फिर से चीख निकाली। इस बार जूनजी को अचानक एहसास हुआ कि वह उसके चेहरे पर छोटे छोटे बाल खड़े होते हुए साफ देख सकता है। उसका चेहरा मौत की तरह सफ़ेद हो गया था, जैसे कि उसने वास्तव में भूत देखा हो। जूनजी ने खुद को फिर से आह भरते हुए पाया। चीखना बंद करो, भले ही कोई भूत हो, उनका चेहरा शायद तुम्हारे जितना डरावना न हो। तुम्हारा प्रदर्शन वाकई काबिले तारीफ है। धमाका! घर के दरवाजे धमाके के साथ खुले और एक मजबूत व्यक्ति हर बार बड़े बड़े कदम उठाते हुए अंदर आया। मोक्सी, तुम जाग रहे हो? क्या हुआ? यह कोई और नहीं बल्कि दादाजी जून थे। उनके पीछे कई अंगरक्षक थे। सबसे अद्यतित नवल N012 N पर प्रकाशित होते हैं। दादाजी जून की आवाज़ गुस्से से भरी हुई थी। उन्होंने अभी अभी जूनजी की सुरक्षा के लिए नियुक्त 36 अंगरक्षकों को एक जोरदार लेक्चर देना समाप्त किया था। कल जो हुआ उसे एक अप्रत्याशित दुर्घटना माना जा सकता था, लेकिन वह कैसे अनुमान लगा सकते थे कि आज फिर ऐसा होगा? दादाजी जून का गुस्सा पूरी तरह से भड़क गया था। क्या मेरा जून परिवार तुम लोगों को आसान लगता है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमें इतनी आसानी से धमका सकते हो? ऐसा लगता है कि इस वरिष्ठ को मेरी कुछ ताकत दिखानी होगी। अगर हर कोई मेरे पोते को निशाना बनाने का फैसला करता है तो हम अपने बाकी दिन कैसे बिताएंगे? दादाजी जून ने मान लिया था कि जून जी की बेहोशी एक हत्या के प्रयास के कारण थी। अध्याय 010 दादाजी जून ने तूफान खड़ा कर दिया। दादाजी जून ने स्वाभाविक रूप से यह अनुमान नहीं लगाया होगा कि कल रात की घटना वास्तव में उनके पूर्वजों के लिए एक बहुत बड़ा आकाशीय आशीर्वाद था। कोई हत्यारा नहीं था, और फिर भी वह किसी तरह इन दो संबंधित मुद्दों को एक साथ जोड़ने में कामयाब रहे। ये सुनने के बाद कि जूनजी माउस के लिए लुओयू तालाब में कूद गया था, वह क्रोध और निराशा से भरे दिल के साथ सो गया। अप्रत्याशित रूप से जब वह गहरी नींद में सो रहा था तो वह अचानक चौंक कर जाग गया। उसका दिल अकथनीय भय से भर गया। इधर उधर पर उसे खबर मिली कि जून जेड के साथ कोई समस्या थी, जिससे उसका गुस्सा भड़क उठा। मैं ठीक हूँ, सब ठीक है, मैं यहाँ वास्तव में सब ठीक हूँ। जून जी ने सहज रूप से अपने क्रोच को छिपने के लिए एक शर्मिंदगी से पकड़ा। उसका चेहरा शर्मिंदगी से भर गया। वह जो बिना किसी कपड़े के नंगा हो गया था, उसे अचानक दसियों बुजुर्गों का सामना करना पड़ा जो अंदर घुस आया। उसका शरीर सभी की नज़रों के सामने असुरक्षित हो गया। हालांकि जूनजी की त्वचा बहुत मोटी और मन शांत है, फिर भी वह कुछ हद तक इसे स्वीकार करने में असमर्थ थी।
तुम क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम्हारे दादाजी को वह चीज़ दिखाने में इतनी शर्म आ रही है? मुझे अभी भी याद है जब तुम अभी भी एक बच्ची थी, मैं अक्सर एक हाथ से उठाती थी, जबकि दूसरा हाथ उस चीज़ से खेलता रहता था। जून झान तियान के शब्दों ने जून जी को लगभग दम घुटने पर मजबूर कर दिया। पीछे की ओर बॉडीगार्ड के कंधे ढीले पड़ गए, सभी के चेहरे लाल हो गए। वे खुद को नियंत्रित कर रहे थे, भारी सांस ले रहे थे। उनमें से कई ने उस क्षेत्र की ओर नजरें चुराईं जिसे यंग मास्टर ने कवर किया था। उनमें से कुछ ने एक दूसरे को देखना शुरू कर दिया। उनकी आंखें एक दूसरे को इशारा कर रही थीं, लगभग ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी चीज की तुलना कर रहे हों। वह कौन था? जून झान तियान का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। उसकी हत्या की आशंका सामने आई। हाँ, जून जी उलझन में था, लेकिन जल्दी ही समझ गया कि दादाजी जून का क्या मतलब था। फिर उसने शर्म से पूरा चेहरा बनाया और अपना सिर नीचे कर लिया। मैं कुछ भी देख पाता उससे पहले ही गिर गया। तुम बेकार हो, दादाजी जून ने कसम खाए। उनकी आवाज़ निराशा से भरी हुई थी। अपने पोते को एक बार फिर करीब से देखने के बाद ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह वास्तव में ठीक है, अब उनका उसके नग्न शरीर को देखने का कोई मूड नहीं था। इस छोटे शरीर के साथ उनका पोता बिल्कुल भी सैन्य परिवार के पोते की तरह नहीं दिखता है। गोरेपन के मामले में एक जवान औरत की त्वचा भी उससे तुलना नहीं की जा सकती। हम्फ, ये वास्तव में है। उसने अनिच्छा से सिर हिलाया। तो तुम जाओ, अच्छे से आराम करो। उसके बाद वह मुड़ा और बाहर चला गया। उसके पीछे अंगरक्षक भी थे। उसके बाद ही जून जी राहत की सांस ले सका। अपने निचले हिस्से को ढांकने वाले तौलिए को हटा दिया। उसके नीचे ठंडा पसीना टपक रहा था। अगले दिन बूढ़े ड्यूक जून झान तियान ने स्वर्णिम शाही हॉल में अपना गुस्सा जाहिर किया। कई प्रभुओं, मंत्रियों, शाही रिश्तेदारों और यहाँ तक कि मुख्य चांसलर की ओर इशारा करते हुए उन्होंने शापों की बौछार कर दी। अपनी भावनाओं को असामान्य रूप से उत्तेजित करते हुए उन्होंने धमकी दी कि अगर कोई फिर से उनके इकलौते पोते की हत्या करने की कोशिश करेगा तो हर परिवार को मुआवजे के तौर पर एक जान देनी होगी। पिछले कुछ सालों से चुपचाप रहने के बाद जून झान तियान के गुस्से के विस्फोट ने पूरे शाही दरबार, नागरिक और सैन्य गुट को खामोश कर दिया। यहाँ तक कि खुद सम्राट को भी उसे बार बार व्यक्तिगत रूप से सांत्वना देनी पड़ी। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो असंवेदनशील थे। सबसे बड़े राजकुमार के पुराने समर्थक रॉयल डॉक्टर सोंग शी एक नए पदोन्नत रईस थे। वह सबसे बड़े राजकुमार के प्रभाव की मदद से अपने वर्तमान पद पर चढ़ने में सक्षम था, लेकिन उसे इस बूढ़े ड्यूक के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। सबसे बड़े राजकुमार के समर्थन पर भरोसा करते हुए उसने जून झान तियान की बातों का खंडन किया और सम्राट से उसका समर्थन पाने की कोशिश की। उसे जून झान तियान ने मौके पर ही इतना पीटा कि उसका चेहरा सुअर जैसा हो गया, साथ ही उसके 2 दांत भी टूट गए। सबसे बड़े राजकुमार ने खुद को संभाला और जून झान तियान को मनाने के लिए आगे आए, लेकिन उन्हें पेट पर एक लात मारी गई, जिससे वे फर्श पर पीछे की ओर लुढ़क गए। उस घटना के बाद हर कोई भयभीत हो गया, किसी ने भी हिलने की हिम्मत नहीं की। अंत में सम्राट को व्यक्तिगत रूप से उन्हें शांत करने के लिए आगे आना पड़ा, चीजों को सुलझाना पड़ा और उनसे वादा करना पड़ा कि वे व्यक्तिगत रूप से तीसरे युवा मास्टर जून की सुरक्षा की गारंटी देंगे। तभी जून झान तियान आक्रोश से भरे चेहरे के साथ जाने को तैयार हुए। जाने से ठीक पहले उन्होंने राजकुमार के हर एक समर्थक को घूर कर देखा, जिससे उनके पैर नूडल्स की तरह स्थिर हो गए। ये बूढ़ा ड्यूक 10 साल से उसका हाथ थामे हुए था। 10 साल बाद आखिरकार उसने एक हमला किया, जिससे शाही दरबार के सभी नागरिक और सैन्य अधिकारी डर गए। सुनहरे शाही हॉल के भीतर उसने राजकुमार पर हमला करने की हिम्मत भी की। वह और क्या नहीं कर सकता था। महामहिम सम्राट ने जून झान तियान को मार्च करते हुए देखा, और वह एकमात्र व्यक्ति था जिसने अपने दिल की गहराई से गहरी आह भरी। आज जून झान तियान ने जो प्रतिष्ठा और शक्ति दिखाए वह वास्तव में प्रभावशाली थी, लेकिन सम्राट को यह अच्छी तरह से पता था कि तीसरे युवा मास्टर जो जून परिवार के एकमात्र उत्तराधिकारी थे, ने इस बूढ़े सेनापति को पूरी तरह से निराश किया था। जब जून झान तियान व्यक्तिगत रूप से उनके पास आए थे, जून मोक्सी और राजकुमारी लिंग मेन के लिए विवाह का अनुरोध करते हुए, उस समय को याद करते हुए, ये संभवतः जून झान तियान का जून वंश को संरक्षित करने का अंतिम प्रयास था। हालांकि महामहिम ने निर्दयतापूर्वक अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। जब तक जून मोक्सी की सांस चल रही थी, जून झान तियान कभी भी स्वर्णिम शाही हॉल में इतना बड़ा गुस्सा नहीं दिखा सकता था। आज वह नियंत्रण से बाहर हो गया क्योंकि उसे अब जून परिवार का कोई भविष्य नहीं दिख रहा था। जून परिवार के दुश्मन अंदर और बाहर दोनों ही तरह से अनगिनत हैं,
एक बार जून झान तियान की मृत्यु हो जाने के बाद उसके दुश्मन उसके पोते के प्रति कभी कोई दया नहीं दिखाएंगे। यही कारण था कि बूढ़े ड्यूक को पूरी हिम्मत से काम लेने में कोई हिचक नहीं थी। जो कोई भी मेरे जून परिवार, मेरे पोते को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा, मैं सबसे पहले तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा। जब मेरा जून परिवार पहले ही ऐसी मुसीबतों में फंस चुका था, तो फिर डरने की क्या बात है। जून परिवार कभी तियानजियांग साम्राज्य का विस्मयकारी संरक्षक संघ था। क्या ऐसा हो सकता है कि वे इस तरह गुमनामी में खो जाएंगे? सम्राट ने आह भरी, उसके दिल में पश्चाताप की पीड़ा उठी। शायद तब बूढ़े ड्यूक की ताकत का अनुभव करने के बाद सैन्य अधिकारी सभी मंत्रमुग्ध हो गए, जबकि जिन लोगों ने बूढ़े ड्यूक के लिए गुप्त योजनाएं बनाई थीं, उन्होंने तुरंत उन योजनाओं को छोड़ने का फैसला किया। यहाँ तक कि सबसे बड़े राजकुमार ने भी, जिसे भारी नुकसान उठाना पड़ा था, कोई शिकायत नहीं दिखाई। दिन के अंत में वह केवल अपने उस बूढ़े समर्थक को ही दोषी ठहराएगा। अज्ञानी और शर्मनाक, क्या उसने यह नहीं देखा कि यह बूढ़ा ड्यूक आधा पागल हो गया था? बेशक उनमें से अभी भी बहुत से लोग थे जो अपने दिल में अपनी शिकायतें दबाए हुए थे। तुम बूढ़े हो, क्या तुम सोचते हो कि तुम हमेशा के लिए जीवित रह सकते हो? जिस दिन तुम मरोगे, उसी दिन जून परिवार खत्म हो जाएगा। हालांकि ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में वे केवल अपने दिल की गहराई में ही सोच सकते थे। तियानजियांग साम्राज्य में उनके बीच ऐसी कोई ताकत नहीं है जो बूढ़े ड्यूक का खुलकर सामना करने की हिम्मत रखती हो। केवल शाही उपदेशक मुख्य चांसलर ली शान बिना एक भी शब्द कहे बैठे रहे, लेकिन दादाजी जून के चले जाने के बाद उनकी भौहें चुपके से ऊपर उठ गईं, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था कि जून झान तियान अपने पोते की इस निराशा को लेकर काफी सुरक्षात्मक थे। उस स्थिति में तो जून मोक्सी जून झान तियान की कमजोरी थी। ऐसी कमजोरी को समझना बहुत आसान है। जब किसी व्यक्ति की कमजोरी सामने आती है, तो चाहे वह व्यक्ति कितना भी मजबूत क्यों न हो या उसका बैकग्राउंड कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह डरने लायक नहीं रह जाता। किसी की नजरों से बचते हुए एक कोने में खड़े महल के सेना कप्तान मेंग रूफी, जो कि प्रीसेप्टर के सामने थे, एक दूसरे को देख रहे थे। उनके दृश्यों पर एक रहस्यमयी मुस्कान झलक रही थी। जून परिवार, जून जी का कमरा। दरवाजे बंद थे। लिटिल के चेहरे पर लालिमा थी, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से भागना चाहती थी। क्या तुम मुझसे डरती हो? जून जी ने अपना शरीर पना। इस छोटी लड़की ने पहले भी उसका नंगा शरीर देख रखा था, इसलिए थोड़ा और देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 40 इस लड़की को इसकी परवाह नहीं है, तो उसे इसकी परवाह क्यों करना चाहिए? डर लग रहा है। लिटिल के ने तुरंत अपना सिर हिलाया, लेकिन फिर उसने इसके बारे में सोचा और जल्दी से कहा, नहीं नहीं नहीं, डर लग रहा है। जून जी नेस्ट होने से पहले हंसते हुए बाथटब से बाहर निकला। नग्न, लिटिल के ने फिर से चिल्लाते हुए अपनी ढालू ढाक लें। NOVA-ELBN.com पर सभी कहानियां पढ़ें। जून जी ने जल्दी से अपने कपड़े पहने और छोटे के सामने जाकर मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम अपने कपड़े खोल सकते हो, अब सब ठीक है। छोटे के ने धीरे धीरे अपनी उंगलियों के बीच एक छोटी सी दरार खोली, चुपके से छेद से झांकने लगी। ऐसा महसूस करने के बाद कि जून जी ने वास्तव में कपड़े पहने हैं, वह अपने मन को शांत करने में सक्षम थी और अपने हाथ नीचे रख दिए। उसका चेहरा अभी भी लाल रंग का था, वास्तव में प्यारा। ये देखकर कि वह कितनी प्यारी थी, जून जी खुद को उसके पास जाने और उसके सिर पर धीरे धीरे थपथपाने से रोक नहीं सका। छोटे के बारे में आश्चर्य हुआ। उसने अपना सिर उठाया और पाया कि जून जी की चौड़ाई से भरी हुई थी, जैसे एक बड़ा भाई अपनी छोटी बहन को देख रहा हो। ना जाने क्यों उसका दिल शांत हो गया। अब उसे डर नहीं लग रहा था। उसने सोचा, अभी यंग मास्टर वास्तव में आंख को भा रहा है। ये विचार आते ही वह अचानक चौंक गया। मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ? वह स्पष्ट रूप से अभी भी कामुक, व्यभिचारी और घिनौना बदमाश है। मैं उसे अपनी मासूमियत को अपवित्र नहीं करने दूंगी। अगर वह बल प्रयोग करता है तो मैं मर जाऊंगी। वह खुद को रोक नहीं पाए और एक कदम पीछे हट गई। उसका चेहरा पूरी तरह से गायब हो गया।